हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक शास्त्र में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी के बारे में और जिस स्टॉक के बारे में। ये दोस्तों गाड़ियां नहीं बनाती हैं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो या पैसेंजर्स व्हीकल हो, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी ऑटो के फील्ड में जितनी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों को कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। और आने वाला जो दौर है दोस्तों, वो है ईवी का। और जब ईवी का दौर जब शुरू हो जाएगा या शुरू हो चुका है, तो जितनी भी ईवी की गाड़ियाँ बनेगी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि इनके कंपोनेंट्स जो है कि इस्तेमाल होंगे। और जितने अभी डीजल्स और पेट्रोल की गाड़ियों में जितने कंपोनेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, उससे 20% या 30% ज़्यादा जो है कि ईवी गाड़ियों में जो है कि इस्तेमाल होगा। इसीलिए कंपनी ने अपने 5 सालों का विज़न रखा है, 2030 तक जो है ने अपने ग्रोथ को जो है, रेवेन्यू ग्रोथ को 3 टाइम्स जो है कि इसने दर्शाया है कि 3 टाइम्स ज़्यादा जो है कि रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब रेवेन्यू ग्रोथ 3 गुना जब हो जाएगा, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जो अभी शेयर का जो प्राइस है, वो अभी चल रहा है 512 या 520 के आस-पास। वहाँ से सोचिए दोस्तों, वो भी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि अभी ऑटोमोटिव का जो है कि अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है कि क्या इसका मार्केट शेयर है और अभी ये क्या कर रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे ऑटोमोटिव का जो है कि वो अभी मार्केट है $3,564 बिलियन का। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2023 में वो था $3,564 बिलियन का, और वहाँ से 6.77 के CAGR से मतलब ये ग्रोथ कर रहा है। उस हिसाब से कंपनी ने विज़न रखा है 2033 तक कि ये जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट जो है, वो बढ़ करके हो जाएगा $6,861 बिलियन का। ये जो है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है कि ग्लोबल लेवल पे है। वहीं जो है कि इंडियन ऑटोमोटिव की बात करें, इंडियन लेवल की बात करें हम, तो यहाँ पे जो है कि 2025 में $129 बिलियन का ये जो है कि मार्केट था इसका। और ये 8.8% के CAGR से जो है कि ये ग्रोथ कर रहा है। और 2034 तक ये अनुमान है कि ये बढ़ करके हो जाएगा $276 बिलियन, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडिया के ऑटो सेक्टर में दोस्तों 2025 में 9% के जबरदस्त जो है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम देखा गया है, जिसमें सिर्फ टू व्हीलर में 11.3% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, और वहीं पैसेंजर्स व्हीकल में 3.3% के हिसाब से रिकॉर्ड जो है कि वॉल्यूम जो है कि इसमें बढ़ा हुआ है। जिसमें पैसेंजर्स व्हीकल 5.6 मिलियन जो है कि सेल हुए थे, और टू व्हीलर जो है कि 23 मिलियन जो है कि यूनिट जो है कि इसके सेल हुए थे दोस्तों। वहीं जो है कि यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोडक्शन की बात करें, तो वो 13.6% जो है कि वाई ऑन वाई जो है कि इसमें ग्रोथ हुआ था, जो काफ़ी ज़बरदस्त था। वहीं जो है कि द ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे जो है कि 2000 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 24 सालों के अंदर में 36.26 बिलियन जो है कि ये रहा है। तो काफ़ी जो है कि ज़बरदस्त जो है कि इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिला है, और जो है कि फ्यूचर जो है कि काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं अब हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि ग्लोबल ईवी ऑटोमोबाइल्स जो है, वो अब यहाँ पे बात हो रही है ईवी। इससे पहले जो हमने बात किया है, वो जो है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात किया है, जिसमें जो है कि आप सिर्फ ईवी नहीं था उसमें, सारे जो है कि डीजल्स और पेट्रोल वगैरह सारी गाड़ियाँ थी। लेकिन अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि ईवी का जो है कि क्या है, तो ईवी जो है कि ग्लोबल लेवल पे ईवी की जो गाड़ियाँ हैं, वो 2024 में जो $731 बिलियन की थी, वहाँ पे जो है कि मार्केट था $731 बिलियन का, और वो 10% के CAGR से जो है कि वो ग्रोथ हो रहा है। तो अनुमान है कि 2032 तक ये बढ़ करके हो जाएगा $1,614 बिलियन। वहीं जो है कि इंडियन ईवी ऑटोमोबाइल्स की अगर जो हम बात करें, तो इंडियन ईवी ऑटोमोबाइल्स जो है दोस्तों, वो आपका देखेंगे यहाँ पे, तो 2024 में $23 बिलियन की थी, और 22% के हिसाब से जो है कि CAGR से ये ग्रोथ जो है कि इसमें लगातार हो रहा है। तो अनुमान है कि 2032 तक जो है कि ये $118 बिलियन का जो है कि 22% के CAGR से ग्रोथ करते हुए जो है कि वहाँ तक चला जाएगा। दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त जो है कि इसका ग्रोथ है। ये हो गई ईवी के बाद। आगे जब आप इसमें देखते हैं, तो कंपनी ने क्यों जो है कि अपना 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है कि इसमें जो है कि 3 गुना जो है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों कि जितने भी आपके पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो हैं कि ईवी की गाड़ियों में दोस्तों 20 से 30% जो है कि बढ़ जाते हैं। क्योंकि ईवी की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें मोटर्स वगैरह हो गए, या जो भी जो है कि डिजिटलाइजेशन हो गया, जो आपका जो है कि हाईटेक डिजिटल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि इस कंपोनेंट्स वगैरह, वायर्स वगैरह की जो है कि ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख, कंपनी का अनुमान है दोस्तों यहाँ पे कि 2029 तक 6.2 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है कि मार्केट में जो है कि आ जाएंगे, सेल्स वगैरह होंगे 6.2 मिलियन। और वहीं पे दोस्तों अगर जो आप देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर्स व्हीकल्स की बात करें, तो 2029 तक जो है कि ये बढ़ करके हो जाएंगे 1 मिलियन, यानी कि जो है कि, और ये बढ़ेंगे किस हिसाब से, तो
परसेंट से 20% के हिसाब से जो है कि इसमें ग्रोथ देखा जाएगा। और वहीं जो है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो है कि 24% के हिसाब से जो है कि ग्रोथ देखा जा रहा है। अगर ये 24% के हिसाब से ग्रोथ होता है तो 6.2 मिलियन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। और वहीं जो है कि 17 से 20% के हिसाब से अगर जो इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर्स व्हीकल्स जो है कि जो ग्रोथ करते हैं तो वो दोस्तों हो जाएंगे 990, यानी कि 1 मिलियन के आसपास जो है कि वो दोस्तों हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री जो है दोस्तों वो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ये 10% के हिसाब से बढ़े हैं और बढ़ करके हो गए हैं $74.1 बिलियन। यहाँ 2024 में $74.1 बिलियन था, वहीं पे जो है कि 2025 में ये $80 बिलियन हो गया और 2026 में बढ़कर जो है कि 103 बिलियन हो गया। और वहीं जो है कि 2027 में ये अनुमान है 2027 में ये बढ़ करके हो जाएंगे 122 बिलियन। और इसी तरह 2030 तक कंपनी का ये अनुमान है कि 2030 तक बढ़ करके ये $200 बिलियन के जो है कि इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स मार्केट्स जो है कि $200 बिलियन का हो जाएगा। और ये जो है कि उम्मीद है कि 18% के CAGR से ग्रोथ करेगा। वहीं ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स की बात करें तो FY29 में ये $15 बिलियन था, जो बढ़ करके FY25 में यानी कि मात्र 6 सालों के अंदर में ये $23 बिलियन जो है कि हो गया। और ये जो बढ़ रहा है ये 7 से 7.5% के CAGR के से जो है कि ये ग्रोथ कर रहा है। वहीं अनुमान है कि 2030 तक एस्टिमेट अनुमान है कि ये बढ़कर जो है कि हो जाएगा आपका $70 बिलियन तक जो है कि जाने की उम्मीद है। और ये ग्रोथ जो है कि आखिर क्यों होगा, इसके बारे में भी जो है कि कंपनी ने इसके बारे में दर्शाया है कि ये ग्रोथ क्यों होगा। तो ये ग्रोथ होने के इसमें मुख्य कारण जो है कि वो 3 कारण जो है कि बताए गए हैं। कि ग्रोथ जो है कि 3 कारण इसमें बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेंडिंग इंडियन मिडिल क्लास अर्बनाइजेशन। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो जो है कि अभी GST का जो रेट कम हुआ है वो लगभग जो है कि 28% से घट करके 18% पे आ गया है, जिसके कारण जो है कि वो जितने मिडिल क्लास के लोग हैं वो मिडिल क्लास जो है कि वो अनुमान है कि 2030 तक 500 मिलियन ड्राइविंग व्हीकल्स जो है कि ऑन कर सकते हैं। वहीं जो है कि टियर 2 और टियर 3 सिटी के इमर्जिंग न्यू ऑटो ग्रोथ जो है कि हब बनने वाला है 2 और 3 टायर के जो कि टियर के जो है कि सिटी जो होते हैं। वहीं जो है कि साथ में आप देखेंगे कि टू व्हीलर्स रिमेन अफोर्डेबल मोबिलिटी, और साथ ही में जो है कि टू व्हीलर्स जो है कि काफ़ी जो है कि अफोर्डेबल हो गए हैं। सारे के दाम जो इतने जो है कि 1 लाख रुपए के ऊपर की गाड़ियाँ थी वो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 80,000 या 85,000 के आसपास में हो गए हैं। वहीं जो है कि राइजिंग SUV वगैरह और प्रीमियम कार्स की डिमांड जो है कि वो रूरल और अर्बन दोनों जगह जो है कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे GST की जो मैंने बात कही दोस्तों कि GST 28% से घट कर जो है कि 28% जो है कि सरकार ने कर दिया है, जिससे वजह से जो है कि काफ़ी जो है कि बूम होने वाला है EV के सेक्टर में। दूसरी बात यह है कि PM ई बस सेवा जो है कि इसका जो है गवर्नमेंट जो है कि PM ई बस सेवा जो है कि चालू कर रही है, जिसमें जो है कि 10,000 ई बसेस वगैरह जो है कि नए बनाए जाएंगे। इस जितने भी जो है कि बसें बनेंगे, चाहे जो है कि गाड़ियों का डिमांड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि मिंटा कॉर्पोरेशन जैसे जो स्टॉक्स वगैरह हैं उसके जो है कि कंपोनेंट्स जो है कि ज़्यादा जो है कि बिकेंगे। और जब कंपोनेंट्स ज़्यादा बिकेंगे, सेल्स ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक जो है कि बूम करेगा। वहीं जो है कि सरकार जो है कि बहुत सारे PLI स्कीम जो है कि बैटरीज वगैरह पे जो है कि कंपोनेंट्स वगैरह पे अट्रैक्ट जो है कि कर रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इसमें ग्लोबल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेकर इन्वेस्टिंग 500 बिलियन इन EV गीगा फैक्ट्री। ऑटोमोबाइल की जो भी कंपनियां हैं दोस्तों वो $500 बिलियन जो है कि EV गीगा फैक्ट्रीज में जो है कि इन्वेस्ट कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन और US चाइना में 2035 तक वो पेट्रोल और डीजल की जो भी गाड़ियां चलने वाली हैं उन सारी गाड़ियों को जो है कि वो बंद करने वाले हैं, बैन करने वाले हैं, और उसके जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे जो है कि फोकस उनका रहेगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि बैटरी के प्राइस जो है कि सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज की वजह से बैटरी के प्राइस जो है कि ड्रॉप हो रहे हैं, बैटरी का प्राइस जो है कि कम हो रहे हैं, जिससे जो है कि कॉस्ट पे जो है कि अच्छा खासा असर पड़ेगा। ये सारे जो है कि फैक्टर हैं। इसके बाद जो है दोस्तों हम आगे देखते हैं, यहाँ अब हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में कि आखिर कंपनी के प्रोमोटर्स किस तरह के प्रोमोटर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और कंपनी में कौन कौन जो है कि अपनी पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले जो है कि मिंडा कॉर्पोरेशन के टोटल जो है कि शेयर्स में 35% जो है कि वो पब्लिक एंड अदर जो है कि शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक हो गए, चाहे जो है कि आपके DI चाहे FI हो गए, वो जो है कि 35% अपने पोजीशन बना करके रखे हैं। वहीं पर जो है कि जबरदस्त इनके प्रोमोटर जो है कि 64.8% जो है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है इसमें। अब इसमें जो है कि प्रोमोटर्स में कौन कौन आ गए, इसके सब्सिडरीज आ गए, कुछ सब्सिडरीज वगैरह हैं, और इंडिया इसके ज्वाइंट वेंचर्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं। तो इसमें जो है कि मिंडा इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी हो गया, मिंडा वियतनाम हो गया, PT मिंडा इंडोनेशिया हो गया, ये सारे हैं। उसके बाद देखिएगा कि मिंडा वाच जो है कि 50% फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ में जो है कि हाल फिलहाल में जो है कि कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर्स किया है, मिंडा इन्फेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, EV पॉइंट, मिंडा HCMF, मिंडा जो है कि टायो डेंसो। तो ये सारे जो है कि इसके प्रोमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों।
अब जो है कि आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो है कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज जो है कि कंपनी का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पार्क मिंडा का ये जितना जो है कि आपको दिख रहा है, ये सब जो है कि इसका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसमें क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है कि कॉकपिट वगैरह में लगा हुआ था, मोटरसाइकिलों में जो है कि लगा हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अडास इरास, ये जो सारे जो है कि सेंसर हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईवी मोबिलिटी वगैरह है, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीकल में ईवी वायरिंग के ये सारे जो है कि सिस्टम है। वहीं जो है कि ईवी पावर ट्रेन जो है कि ईवी में सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे बात एक समझने वाली ये है कि पहले जो भी डीजल्स वगैरह और पेट्रोल्स वगैरह में जो है कि कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते थे, उससे कंपनी ने भी ये कहा कि 20% से लेकर के 30% ज़्यादा जो है कि एक ईवी जो है कि एक ईवी के, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, एक ईवी गाड़ी में 20% से 30% ज़्यादा कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कंपोनेंट्स बढ़ेंगे तो कंपनी का जो है कि प्रॉफिट वगैरह, उसका रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा। जब रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ स्टॉक में अच्छा खासा बूम आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सनरूफ है, स्टार्टर वगैरह है, फोर व्हीकल में के एक्सेस जो है कि ये सारे हैं, फोर व्हीकल्स के जो चाबी वगैरह जो है कि बनते हैं। वहीं जो है कि इसमें जो है कि आजकल डिजिटल वगैरह भी आ गया है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इंटीरियर प्लास्टिक वगैरह जो है कि इसका भी इस्तेमाल करते हैं, टर्बो चार्जर्स वगैरह है, हैंडल असेंबल है, फ्यूल पंप है। तो कंपनी का जो है कि प्रोडक्ट रेंज जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं तो इसके ज़बरदस्त हमको कस्टमर देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जो है कि कस्टमर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा टू व्हीलर्स के जो भी कस्टमर्स हैं, उसमें जो है कि आपको बजाज हो गया, हीरो हो गया, सुजुकी हो गया, महिंद्रा टू व्हीलर्स हो गए, होंडा हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, टीवीएस वगैरह हो गया, यामाहा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो है कि कमर्शियल ऑफ हाईवे। ऑफ हाईवे मतलब जो है कि जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह, जेसीबी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑफ हाईवे होती है, जो मतलब रोडों पे बहुत कम, और जो है कि ज़्यादातर जो है कि खेत वगैरह ये सब जो है कि उसमें जेसीबी, आइसर मोटर, स्कॉट वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर टाटा मोटर, सोनालिका, अशोक लेलैंड, ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो है कि पैसेंजर्स व्हीकल्स में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा टाटा मोटर्स, फोर्स, एमजी हेक्टर, मारुति सुजुकी, आपका महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें आपको जगुआर वगैरह सब, मतलब इसके जो है कि पार्टनरशिप ज़बरदस्त है, इनके पोर्टफोलियो पार्टनरशिप काफ़ी ज़बरदस्त है, इनके कस्टमर काफ़ी ज़बरदस्त इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ये सारी कंपनियों को जो है कि अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। इसमें कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मतलब वो ऑटो सेक्टर में हो, उससे जो है कि ये कंपनी अपनी जो है कि प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती हो। वहीं पे आप देखेंगे दोस्तों अदर्स मार्केट में, जैसे कि जो ऑटो सेक्टर में नहीं है, उसके अलावा अलग है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह या किसी फैक्ट्री वगैरह में है, तो उसमें जो है कि इसमें अलग अलग, जैसे बोस है, जिसे लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे कॉमिन्स वगैरह है, और वहाँ पे जो है कि लियर्स वगैरह है। तो ये सारे जो है कि अदर्स मार्केट में आ जाएंगे। उसी के साथ आप आगे आप देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग देशों में जो है कि इसके अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है कि इसने किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इंडिया में इसने 2 कंपनियों से जो है कि जॉइंट वेंचर्स इसने किया है। सबसे पहला है जो है कि इसमें फ्लैश, इंडिया में जो है कि फ्लैश से किया हुआ है। दूसरा जो है कि ईवी पॉइंट से किया हुआ है, ये इंडिया के है। वहीं जो है कि जापान में जो है कि टोयो डेंसो, जो इसके प्रोमोटर्स भी हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था कि प्रोमोटर्स भी हैं इसके। वहीं जापान में जो है कि और आपको मिलेगा फ्रूकुआ इलेक्ट्रिक। वहीं चाइना में भी है, ताइवान में भी है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, कोरिया में भी है, और इवन यहाँ पे आपको यूएसए में जो है कि आपको इसमें देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो है कि इसके बारे में पूरी जानकारी जो है कि दोस्तों मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे हम इसमें देखते हैं। अब इसमें जो इसके ज्वाइंट वेंचर्स जो भारत में है, फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक, अब हम उसके बारे में जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक जो है कि क्या कर रही है और कब से कर रही है। तो यहाँ पे देखिएगा तो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक का जो है कि 36 साल का जो है कि डोमेस्टिक लेवल पे इसका ज़बरदस्त जो है कि इसका एक्सपीरियंस है, और ये पिछले 5 सालों में दोस्तों जो है कि 20% के CAGR से जो है कि इसमें ग्रोथ हुआ है। दोस्तों ये कंपनी जो है कि फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक, वो न्यू दिल्ली इंडिया में जो है कि 3500 जो है कि इसके एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों। 3 कंट्रियों में जो है कि इसके फैक्ट्री है, जिसमें जो है कि इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया और हंगरी हो गया। दोस्तों FY 24 से 25 में इसका रेवेन्यू जो है कि 1537 करोड़ का जो है कि दोस्तों इसका था। वहीं जो है कि आप देखिएगा कि ये इसका बिजनेस वर्टिकल जो है कि वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन एंड GRS, इसके तहत जो है कि ये काम करती है। इसी की वजह से जो है कि मिंडा कॉर्पोरेशन ने इसके साथ जो है कि JV किया है, यानी कि जॉइंट वेंचर्स किया है। वहीं पे जो है कि इसके EV प्रोडक्ट वगैरह भी ज़बरदस्त है। वहीं पे जो है कि यहाँ पे आइस प्रोडक्ट में जैसे जो दोस्तों हो गए आपके डीजल्स वगैरह, पेट्रोल्स वगैरह, उसके बारे में जो है कि यहाँ पे है। तो इसी वजह से जो है कि मिंडा कॉर्पोरेशन ने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक के साथ जो है कि जॉइंट वेंचर्स किया है। दोस्तों आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने पीछे बात किया था कि
कंपोनेंट्स के बारे में। तो वो सारे जो कंपोनेंट्स थे वो थे ऑटो के कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा ईवी प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ जो सारे कंपोनेंट्स की मैं बात करूँगा, ये सारे कंपोनेंट्स जो है कि वो ईवी बेस पर है, सिर्फ जो है कि ईवी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसमें देखेंगे आप, ये जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक इधर दिख रही है, ये सारी ग्रीन लाइन यहाँ पे, ये जो है कि प्रोडक्ट ऑफर करता है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक। इसी वजह से फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक के साथ इसने अभी ज्वाइंट वेंचर्स किया है। तो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे आप देखेंगे तो मोटर कंट्रोल, उसके बाद जो है कि ईवी ट्रैक्शन मोटर, टेलीमेटिक वगैरह, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको जो इधर दिख रही हैं, ये फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक इसका जो है कंपोनेंट्स बनाता है। और उसी के साथ ये जितने आपको जो है कि कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो है कि मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाती है। उसके साथ ये 4 व्हीलर्स में जितने इस्तेमाल होते हैं सारे जो है कि मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कि बनाती है। तो ये सारे जो है कि ईवी के हो गए, और ईवी का बूम आने वाला है, तो ये इसका डिमांड जो है कि ज़बरदस्त रहेगा। साथ ही हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब इसके फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। थोड़ा सा इसका फंडामेंटल को आप समझेंगे कि आखिर जो है कि 2021 से लेकर के 2025 तक जो है कि कंपनी का रेवेन्यू 2x कैसे हो गया है। कैपेक्स वगैरह जो है कि कंपनी कितनी करी है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा FY21 में जहाँ पे 2368 करोड़ रुपए का जो है कि इसका रेवेन्यू था, वो 21% के CAGR से ग्रोथ करके FY25 में 5056 करोड़ का दोस्तों हो चुका है। ठीक है दोस्तों। वहीं जो है कि एबिटा जो है कि देखिएगा, इसका एबिटा FY21 में 217 करोड़ का था, और वहाँ से जो है कि ये बढ़ करके आपका FY25 में 575 करोड़ का जो है कि एबिटा हो गया है। और यहाँ देखिएगा साल दर साल FY21 में 9.2% के हिसाब से बढ़ा है, वही जो है कि FY22 में 9.9 के हिसाब से बढ़ा है, उसके बाद जो है कि FY23 में 10.7 के। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। जहां FY21 में 9.2% था, वो जो है कि FY25 में 11.4% के हिसाब से जो है कि काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। तो ग्रोथ जो है कि काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे दोस्तों। आप देखेंगे कि ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। 9.2% का जो था एबिटा, वो बढ़ करके 11.4 का एबिटा हो गया है। वहीं हम कैपेक्स की बात करें तो FY21 में इसने 131 करोड़ का कैपेक्स किया था। वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते दोस्तों जो है कि FY25 में 342 करोड़ का कैपेक्स किया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो जो है कि 2.5% से भी जो है कि डबल है यहाँ पे, काफ़ी जो है कि। तो आप यहाँ देखेंगे कि FY21 में जो 94 करोड़ का था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जो है कि FY25 में बढ़कर के 255 करोड़ का दोस्तों हो चुका है। इसके पीछे कंपनी के 3 मूल मंत्र हैं, उसमें स्ट्रेंथ, क्वालिटी, कल्चर। क्वालिटी ज़बरदस्त है दोस्तों। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजी में। जाहिर सी बात है, जब ईवी की बात आ गई तो एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं देते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में, ऑटो कंपोनेंट्स के फील्ड में, आप दूसरी कंपनियों से आप पीछे रह जाइएगा। वहीं पे इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफरिंग, बहुत तरह के अलग अलग प्रोडक्ट जो है कि ऑफर करती है। ये जितने प्रोडक्ट ऑफर करती है शायद जो है कि दूसरे कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां जो है कि उतने प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं करती हैं। उसी के साथ हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि विजन 230 क्या है इसका। आखिर 2030 में 5 सालों का विजन कंपनी ने क्या रखा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू जो 2025 में 5,000 करोड़ के आसपास जो है कि रेवेन्यू है, वो जो है कि 3.5 गुना बढ़ करके 2030 में कंपनी ने विजन रखा है कि वो जो है कि 17,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। वहीं एबिटा मार्जिन जहाँ पे लगभग 11.5% का एबिटा मार्जिन है, वो जो है कि 2030 तक लगभग 12.5% से ज़्यादा का जो है कि 2030 तक वो बढ़ने की उम्मीद है, और वो बढ़ करके हो जाएगा आपका 2,100 करोड़ का जो है कि एबिटा इसका हो जाएगा, एबिटा मार्जिन हो जाएगा। वहीं डेब्ट टू इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो डेब्ट टू इक्विटी दोस्तों जहाँ पे 0.06% है, वो जो है कि घट करके डेब्ट टू इक्विटी ये कंपनी घटाने की उम्मीद रखी है। नेट डेब्ट फ्री होने की पूरी उम्मीद है कंपनी को कि वो जो है कि 2030 तक पूरी जो है कि नियर डेब्ट फ्री के आसपास हो जाएगा, 0.3x के आसपास हो जाएगा। वहीं जो है कि आप आगे देखेंगे इसका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे FY25 में जहाँ पे वो 20% है दोस्तों, तो वो जो है कि FY30 तक कंपनी का वैल्यू क्रिएशन जो है वो बढ़ करके 25% से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। कंपनी ने इस पर जो है कि फोकस रखा है। तो दोस्तों जो भी अपने प्रेजेंटेशन में कंपनी ने जो 5 सालों का जो विजन रखा हुआ है, जो 5 ईयर्स का जो विजन रखा हुआ है, अगर इस पे कंपनी खरा उतरती है और उसी फुटप्रिंट पे अगर जो वो आगे बढ़ती है, तो दोस्तों आप इसको स्टॉक में देखिएगा कि ज़बरदस्त जो है कि आपको रैली आगे देखने को मिलेगा। मैं आगे दोस्तों जो है कि इसके चार्ट्स पे भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। चार्ट्स इसका काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो है कि आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों आगे आप देखेंगे, हम इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा कि तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी जो है कि हमेशा जो है कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेंडिंग कर रही है यहाँ पे। साथ ही जो है कि कंपनी पिछले आगे जो है कि 5 ईयर्स में 2,000 करोड़ का जो है कि एक्सपेंडिचर करने वाली है। वहीं पे जो है कि सिटिंग अप 2 न्यू ग्रीन फील्ड फैसिलिटी, साथ ही जो है कि 2 न्यू ग्रीन फील्ड फैसिलिटी, और साथ में जो किस लिए तो डाई कास्टिंग के लिए,
और एक जो है कि ग्रीनफील्ड फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, और एक जो है कि दो जो है कि वो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी जो है कि डाई कास्टिंग के लिए कंपनी तैयार करने वाली है अगले 5 सालों में। वहीं जो है कि लैंड एक्वायर भी जो है कि कंपनी जो है कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लैंड एक्वायर भी जो है कि आगे कर रही है। साथ ही हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के एक्सपोर्ट ग्रोथ से जो है कि वो ग्लोबल मार्केट को भी जो है कि ये अच्छा खासा जो है कि ये कैप्चर कर रही है। यहीं पे FY 19 में FY 19 में आप देखेंगे तो जहाँ पे ये $15 बिलियन का जो है कि एक्सपोर्ट था, वो जो है कि FY 25 में बढ़ करके $23 बिलियन हो गया, जो मैंने पीछे जो है कि वीडियो में मैंने बात की है कि, और FY 30 तक इस कंपनी का एस्टिमेट है कि ये बढ़ करके जो है कि $70 बिलियन जो है कि हो जाएगा। और ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो 28 से 32% के पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है दोस्तों। वहीं पर आप देखिएगा कि CAGR की हम बात करें तो FY 21 में 220 करोड़ का जो था, जो एक्सपोर्ट था उसका, वो जो है कि FY 25 में बढ़ करके 420 करोड़ हो गया है, और ये बढ़ा है दोस्तों 18% के CAGR के रफ्तार से। वहीं पे आगे आप देखेंगे तो कंपनी का ये फ्यूचर उम्मीद है कि FY 30 तक ये बढ़ करके जो हो जाएगा वो 1500 करोड़ का हो जाएगा, और ये बढ़ेगा तो दोस्तों 37% के CAGR के हिसाब से ये आगे जो है कि बढ़ने की उम्मीद है। आगे हम देखते हैं, आगे इसके में बात करते हैं हम, तो कंपनी के जो है कि इंजीनियरिंग और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब ईवी के मार्केट में काम कर रही है तो अगर इसके आरडी जो है कि ज़बरदस्त होनी चाहिए। आरडी का मतलब हो गया दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है कि कंपनी कितना खर्चा करती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अपने रेवेन्यू का 4% कंपनी जो है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है कि खर्च करती है। तो यहाँ पे FY 22 में जहाँ पे 1.3% का खर्च करती थी, वो FY 23 में बढ़ करके 1.4% हो गया, FY 24 में वो बढ़ करके 3.1% हो गया, और वहीं पे जो है कि FY 25 में वो बढ़ करके 4.3% हो गया। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कंपनी काफ़ी जो है कि पॉजिटिव है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के। इसमें जो है कि इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, मैकेनिक इंजीनियरिंग, एम्बेड सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग वगैरह पे जो है कि इस कंपनी जो है कि ज़्यादा खर्च करती है। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसके 2 एडवांस इंजीनियरिंग सेंटर है, 7 इंजीनियरिंग सेंटर अलग है, 310 पेटेंट फील्ड है, और 900 इंजीनियर्स इसके मतलब लगभग इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है कि कंपनी का जो है कि आरडी पे जो है कि इसमें खर्च किया है। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं, आगे हम इसमें इसके चार्ट पे हम बात करेंगे, क्योंकि चार्ट जो है काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आप जो है कि ये मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और यहाँ पे अभी स्टॉक का प्राइस जो है कि वो 571 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से आप देखिएगा कि काफ़ी ज़बरदस्त एक रैली होने के बाद में यहाँ पे ये इससे चैनल के अंदर में जो है कि दोस्तों जो है कि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पे जो है कि रेंज बाउंड जो है कि हो गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है और इस हाई के ऊपर क्लोज करके जो है कि कंफर्मेशन कैंडल अगर जो बना देता है, कंफर्मेशन कैंडल का मतलब होगा कि इसमें ब्रेक करने के बाद वीकली चार्ट पे ब्रेक किया, और वीकली चार्ट पे ब्रेक करने के बाद अगर दूसरा जो है कि कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर जो क्लोज करता है दोस्तों, तो इसमें पोजीशन बनाने के हम सोच सकते हैं। या ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है अगर जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो अगर ये फिर से जो है कि आपने इस सपोर्ट को जो है कि चेक करता है, रिटेस्ट करता है लगभग 420 के आसपास, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में दोस्तों किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है दोस्तों। इसमें जो है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।